कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। दोस्तों नमस्कार, मैं दोस्तों भूपेश आनंद आज आपके सामने फिर नए जोश से नई बातों के साथ आपके सामने आया हूं। दोस्तों आज दोस्तों हम चैप्टर 5 करने वाले हैं और दोस्तों चैप्टर 5 का नाम है रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल। आइए दोस्तों, हम एक नया चैप्टर नई उमंग के साथ, नई जोश के साथ, नई एनर्जी के साथ आज हम शुरू करें। दोस्तों रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये चैप्टर आप तभी देखेंगे जब आपने चैप्टर 4 के दोनों लेक्चर्स देख लिए हो। बेटे मैं एक बात बता दूं आपको कि आपको जो ऑडिटिंग के लेक्चर्स मिले हैं वो बेटे इस तरह से प्रेफरेंसेस में देखने चाहिए। जैसे प्रेफरेंस फर्स्ट, आप सबसे पहले एक आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग का लेक्चर मिला है बेटा, सबसे पहले तो इस लेक्चर को देखना चाहिए बेटे। उसके बाद एक चैप्टर है बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग, बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग, ये हमारा बेटे चैप्टर 1 है, उसमें हमने नाम डाल दिया बेसिक ऑफ ऑडिटिंग। बेटे इसके 4 लेक्चर हैं, 17 कंसेप्ट्स हैं बेटे, इसको देखना चाहिए, सुनना चाहिए बुक के सामने। बेटे पहला और दूसरा चैप्टर जब आपने कर लिया हो तो फिर आप प्रेफरेंस 3 स्टैंडर्ड्स ओन ऑडिटिंग, बेटे इसके पहले एटलीस्ट 3 लेक्चर्स तो जरूर देखेंगे बेटे, ज्यादा समझ आएगा। आगे पीछे से देखा, ज्यादा चालाकी करी तो बेटे शायद समझ आने में दिक्कत हो सकती है। बेटे मैंने 10 के 10 चैप्टर्स बना दिए, आपकी स्टडी में तो 5 हैं बेटे, कितनी खिचड़ी बनाकर दी है। तो मैंने उसको सॉल्व किया, सेपरेट समझाया, अलग से 10 चैप्टर बना दिए मेरे बच्चे। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के 3 लेक्चर्स तो एटलीस्ट जरूर देखें। उसके बाद मेरे बेटे प्रेफरेंस 4, भले कंपनी ऑडिट अभी मैंने नहीं कहा, प्रेफरेंस 4 मेरे बच्चे ये बेटे चैप्टर नंबर 3 है, ये चैप्टर नंबर 1 है। मैं भी चैप्टर 2 कंपनी ऑडिट का बाद में कहूंगा, देख लेना बेटे। इसके बाद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, बेटे बड़ी मेहनत से कराया, इसके 2 लेक्चर जरूर देखें बेटे, ये चैप्टर नंबर 4 है बेटे। इसी प्रायोरिटी में देखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। तो प्लीज आपको जो मैं प्रेफरेंस बता रहा हूं आप उसी प्रेफरेंस में करें, क्योंकि जब तक इंटरनल कंट्रोल ही नहीं पता होगा आप रिव्यू कैसे देखेंगे बेटे। 5वां, ये बेटे हमारा चैप्टर नंबर 5 है जिसकी क्लास में अभी शुरू करने वाला हूं बेटे। इसका नाम है रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बेटे इसी प्रायोरिटी में करना है, आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं चलना। तो आप प्लीज, इस समय मैं मान के चल रहा हूं कि आपने इंटरनल कंट्रोल का चैप्टर देख लिया, इंटरनल कंट्रोल के दोनों लेक्चर्स देख लिए बेटे। इसमें लगभग मुझे लगता है एक ही लेक्चर लगेगा। ये तो मैंने इसको अलग से चैप्टर बना दिया बेटे ये एक्चुअली में इंटरनल कंट्रोल की छोटी बहन है। तो इंटरनल कंट्रोल बड़े भैया, रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल छोटी बहना बेटे। इसमें हम कुल मिलाकर 8 कंसेप्ट करने वाले हैं। तो मुझे लगता है एक लेक्चर अगर मैं ले लूं 1-1.5 घंटे का, जो अभी शुरू कर रहा हूं, हो जाएगा आराम से। आप अगर ईमानदारी से कमर सीधी करके बैठेंगे और मेरी बातों को सुनेंगे तो मुझे लगता है बेटे कोई चीज नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। बेटे आपका इरादा पक्का होना चाहिए, लाइफ में हर चीज मिल जाती है बेटे, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं मिल सकती, लेकिन आपका इरादा पक्का हो। कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, बेटे कर्म कर,
चाहे तेरे को ऑडिटिंग नहीं आती बेटे, फिर भी सुन, कर्म कर, हिम्मत कर, पढ़, कोशिश कर बेटे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बेटे इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज का लेक्चर 1 चैप्टर 5 का रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल का लेक्चर 1, आज का लेक्चर 1, एक ही लेक्चर लगेगा बेटा इस चैप्टर में, शुरू कर रहा हूं। और कहते हैं बेटे जब भी कोई बड़ा काम करो भगवान को जरूर याद करो। तो बेटे मैं 1 मिनट के लिए भगवान को याद करके आगे चलूंगा, सुनिएगा प्लीज ईमानदारी से। बेटे कितना अच्छा लगता है जब हम किसी भी बड़ी चीज को याद करके काम शुरू करते हैं। बेटे आप कभी भी घर में पढ़ाई शुरू करें, बेटे पेपर के दिन आ चुके हैं मुझे मालूम है, बेटे मारा माता पिता का, पेरेंट्स का सुबह आशीर्वाद ले और फिर बैठे पढ़ने के लिए। आप खुद इवेल्युएट करेंगे कि जिस दिन आपने अपने पेरेंट्स का मन से आशीर्वाद लिया उस दिन आपका ज्यादा मन लगा पढ़ाई करने में, आउटपुट ज्यादा मिली। बेटे कहते हैं भगवान भी सामने हो तो बेटे माँ भी खड़ी हो, पहले माँ को नमस्कार करो। मातृ देवो भव पितृ देवो भव, बेटे पहला स्थान माँ को दिया गया। बेटे आज आप ऑडिटिंग देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने माता पिता के सारे सपनों को पूरा करें। आइए बेटे बड़े प्यार से, बड़े आराम से हम बुक को खोलेंगे। बेटे आपको कसम है बेटे, बुक खोलिए बेटे, पेज नंबर है 106, खोलिए बेटा प्लीज। बेटे खोलो ना, आप तो दूर हो ना मेरे से, तो मेरी बात तो बेटा माननी पड़ेगी ना। पेज 106 खोलिए बेटे, रजिस्टर खोलिए बेटे, हाइलाइटर सामने रखिए बेटे, पेन रखिए बेटे। कुछ मैं जान के डिक्टेट भी करूंगा, भले वो बुक में होगा भी, बुक को मैं बाद में रिवाइज कराऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ी सी टेक्निक चेंज करूं बेटे। आपको ढीला ढीला देखकर मेरे मन में दर्द होता है बेटे, तो मैं वो दर्द नहीं होने दूंगा। तो मैं कुछ लिखवाऊंगा, कुछ मार्क करवाऊंगा, कुछ पढ़वाऊंगा, कुछ याद करवाऊंगा बेटे। थोड़ा प्यार, थोड़ा मैजिक में ही काम हो जाएगा। आइए बेटे, मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी अपना ये बेटे पेज खोल ले बेटे। रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल, पेज 106 है बेटे। क्या बढ़िया कोटेशन लिखी है, देयर इज नो मोर ब्यूटीफुल लाइफ
other than that of a student. बेटे आप जब स्टूडेंट है ना, इससे बढ़िया लाइफ तो हो ही नहीं सकती। आपको लगता है कि ये लाइफ आपकी खत्म हो रहा, बड़े हो जाएं, बेटे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी लाइफ में, और कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं। बेटे जितनी बढ़िया स्टूडेंट की लाइफ है ना, इससे बढ़िया कोई लाइफ नहीं है बेटे। आइए हम पहले 8 कंसेप्ट को देख लें कि जो मैंने इस चैप्टर में खत्म करने हैं। बेटे पहला कंसेप्ट में डिस्कस करूंगा मीनिंग ऑफ रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल। रिव्यू होता ही क्या है बेटे? वैसे रिव्यू हम किसको बोलते हैं? जो चीज हो चुकी है उसको चेक करना कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, उस चीज की एनालिसिस कैसी थी, उसको स्टडी करना, बेटे उसी का तो नाम है रिव्यू। तो बेटे आज हम कंसेप्ट 1 कवर करेंगे। बेटे स्टेप नंबर 2, कंसेप्ट 2, स्टेप्स फॉर इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट इवैल्यूएशन। इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट कैसे करेंगे? हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं? बेटे मैं बताऊंगा, हमारे पास 4 टूल्स होंगे। नैरेटिव रिकॉर्ड्स एक टूल होगा बेटे, चेकलिस्ट होगा बेटे, क्वेश्चनियर होगा बेटे, और बेटे फ्लो चार्ट होगा, वो डिस्कस करेंगे। बेटे पहला और दूसरा कंसेप्ट तो समझ लीजिए। इस पूरी क्लास में मैं पूरा 90% ध्यान पहले और दूसरे कंसेप्ट में देने वाला हूं। फिर बेटे कंसेप्ट 3 से लेकर मैंने 8 तक अलग अलग केस स्टडीज लिखी है कि भाई अगर परचेज सिस्टम है तो उसको कैसे रिव्यू करोगे, अगर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो उसको कैसे रिव्यू करोगे, अगर पर्सनल सिस्टम है, पर्सनल पॉलिसीज, तो उसको कैसे रिव्यू करोगे, ट्रांसपोर्टर को कैसे रिव्यू करोगे। वो बेटे मैं आपको टेक्निक जब सिखा दूंगा तो एक आध केस स्टडी जरूर करूंगा। और बेटे ये चैप्टर को आप आराम से 5-6 नंबर के लिए पकड़ सकते हैं। जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। आइए दोस्तों, हम इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आपको ले चलूं दुनिया के उस राह में जहां पे बेटे रोशनी रोशनी है। वहां रोशनी है बेटे, और कुछ है ही नहीं। आइए बेटे, अब बेटे हम ये जो चैप्टर कर रहे हैं इसका नाम है रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल। रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ऐसा समझ लें, अगर मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूं, रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बेटे आपने चैप्टर 4 इंटरनल कंट्रोल के दोनों लेक्चर्स देखे होंगे। हमने उन लेक्चर्स में क्या सीखा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, who is responsible, who is responsible, who is responsible for framing, or designing internal control system। कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटे, कौन रिस्पॉन्सिबल है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को बनाने के लिए? बेटे फिर हमने ये भी सीखा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, बेटे एडवांटेजेस सीखी कि भाई एडवांटेजेस में क्या सीखा कि भाई एफिशिएंसी बढ़िया होती है, एक्यूरेट रिकॉर्डिंग होती है, एम्प्लॉइज को बेनिफिट है, ऑडिटर को बेनिफिट है। तो बेटे एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सीखा। डीमेरिट्स, बेटे लिमिटेशंस, बेटे लिमिटेशंस भी सीखी। टेक्निक सीखी, टेक्निक्स, बेटे फिर हमने इंटरनल चेक सीखा, वगैरह 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 वगैरह। बेटे मैं मान के चल रहा हूं कि पहला स्टेप होता है बेटे टू डिजाइन और डेवलप, टू डिजाइन और डेवलप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बेटे सबसे पहला स्टेप होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन करना, डेवलप करना। जैसे हम सबके घर में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कि खाना सब मिलकर डाइनिंग टेबल में बैठ के खाएंगे।
पुराने जमाने में तो लोग चौकड़ी मार के खाते थे, खाना मिलेगा ही नहीं। अगर मान लेते हैं जॉइंट फैमिली का रूल है, हमने प्रोसेस बनाया कि सब्जी ये मिस्टर एक्स लेकर आएंगे, घर के मेंबर ये लाएंगे, बच्चे ये काम करेंगे, बच्चे ऐसे खाना खाएंगे, फिर ये स्वीडिश मिलेगी, ये पूरा सिस्टम हमने डेवलप किया। जैसे परचेज के लिए मैंने बताया था, परचेज ऑफ अ रॉ मटेरियल और परचेज ऑफ अ फिनिश गुड्स और अ फिक्स एसेट का बेटा हम एक सिस्टम बना सकते हैं। परचेज ऑफ अ फिक्स एसेट कि बेटे फिक्स एसेट कैसे खरीदा जाता है। तो पहले सबसे पहले तो रिक्विजिशन रिक्वायरमेंट किसकी है, क्यों रिक्वायरमेंट है, ऑथोराइजेशन किसकी है, क्या किसी ने उसके सीनियर ने इसको ऑथोराइज किया था, क्या परचेज की कोटेशंस मंगवाई थी, क्या बेटे उनको एनालाइज किया था, क्या बेटे परचेज ऑर्डर बनाए गए थे, उसके बाद क्या फिक्स एसेट रिसीव हुआ था, उसकी उसकी सेफ गार्डिंग हुई थी। ये सारा सिस्टम हम जो बनाते हैं बेटे, इसको हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सरकार चलाने के लिए कुछ सिस्टम तो जरूर बनाया होगा। तो बेटे ये सारा कुछ हमने चैप्टर 4 के दोनों लेक्चर्स में सीखा। लेकिन सवाल किस्मत यहीं पे खत्म नहीं होती, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा बेटे, यहां से शुरू होती है बेटे, यहीं से स्टार्ट होती है बेटे। जहां पर ये स्टेप नंबर 1 खत्म होता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, मान लेते हैं यहां पे खत्म होता है, यहां झंडा फहराया हमने, बस बेटे यहीं से कहीं एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है बेटे, और उस चैप्टर का नाम है स्टेप नंबर 2, रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बेटे बेटे रिव्यू करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिव्यू 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 रिव्यू। बेटे एक ऑडिटर जब ऑडिट करने के लिए क्लाइंट के ऑफिस में जाता है, तो बेटे उसका पहला धर्म है जो मैंने आपको कोर ऑडिट प्रोसेस में सिखाया था, कोर ऑडिट प्रोसेस। बेटे एसए की लेक्चर के लेक्चर 1 में कोर ऑडिट प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले एंगेजमेंट, फिर अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग और रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवेल्युएट करने के लिए मैंने आपको बताया था, ऑडिटर 2 तरह के ऑडिट प्रोसीजर्स को लगाता है। बेटे एक प्रोसीजर का नाम है कॉम्प्लायंस प्रोसीजर्स, और बेटे दूसरे हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। आराम से बेटे देखें, जल्दी नहीं है बेटा, कमर सीधी कर लो, ध्यान से मेरी बात को सुनो, मेरी बात ध्यान से आप सुन रहे हैं, आप लैपटॉप में इस समय देख रहे हैं मुझको, आप लेट के नहीं पढ़ रहे, आप रजिस्टर में कुछ लिखते जा रहे हैं जो मैं बता रहा हूं। मैं आपसे ये कहती कि कोर ऑडिट प्रोसेस मैंने चैप्टर नंबर 3 में बताती, और मैं उसमें कहती कि आपको सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को पढ़ती, देखती कि कितना इफेक्टिव होती। इसका मतलब बेटे कॉम्प्लायंस प्रोसेस को लगाने के लिए आपको कॉम्प्लायंस प्रोसेस लगाने पड़ेंगे, आपको चेक करना पड़ेगा कि आप मैनेजमेंट ने जो सिस्टम यहां पे यूज किया है उसका इफेक्टिव कितना है, वो सिस्टम है भी या नहीं। लेकिन बेटे क्यों ऐसा करना पड़ेगा ऑडिटर को? बेटे अगर उसको लग रहा है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ज्यादा अच्छा नहीं है, तो बेटे उसको फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में एक्चुअल ट्रांजैक्शंस को ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा चेक करना पड़ेगा, एक्चुअल ट्रांजैक्शंस ज्यादा देखनी पड़ेगी। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, मुझे लग रहा है कि यहां पर सिस्टम बहुत अच्छा है, तो मेरा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, एक्चुअल ट्रांजैक्शन, वाउचर्स, वेरिफिकेशन कम होगा। बट अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो मैंने रिव्यू किया वो अच्छा नहीं है, वीक है, तो बेटे मुझे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ज्यादा करने पड़ेंगे। इसका मतलब
ऑडिट करने के लिए, ऑडिट एक्चुअल करने से पहले आपको चेक करना जरूरी है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है। बेटे उसके लिए आप क्या करेंगे, आप उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे बेटे, बेटे उसको अंडरस्टैंड करेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, मैंने कहा उस एग्जिस्टिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को जो आपके क्लाइंट के ऑफिस में लगा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कह दें या अकाउंटिंग कंट्रोल कह दें, एडमिनिस्ट्रेटिव में परचेज मैनुअल की बात करें, सेल्स कंट्रोल कहें या किसी की बात भी करें, बेटे उस सिस्टम को स्टडी करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा और बेटे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बेटे इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को, बेटे इस प्रोसेस का नाम है बेटे, दिस प्रोसेस इज नेम्ड, दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल। बेटे इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कितना सिंपल वर्ड्स में मैंने बताया, कहां कहां से बातों को जोड़ा और फिर बताया कि हमने कोर ऑडिट प्रोसेस पढ़ा था, हमें ये चैप्टर्स करने हैं। बेटे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कितना दम है, हम में है दम, दम कितना है, उसको स्टडी करना, उसको अंडरस्टैंड करना, फिर उसका एनालिसिस करना, बेटे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता है पता नहीं मास्टर ये पागल हो गया, क्यों रिव्यू की बातें कर रहा है। बेटे आप एक चीज बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, अगर डॉक्टर उस पेशेंट को आराम से रिव्यू नहीं करेगा, उसकी एक्टिविटीज को नहीं देखेगा, उसकी बातों को नहीं सुनेगा, उसकी बातों को रिकॉर्ड नहीं करेगा, तो बेटे आप बताओ वो डॉक्टर दवाई कैसे देगा। बेटे उसको बीमारी का पता तो होना चाहिए कि किस हद तक की बीमारी है, क्योंकि अगर ज्यादा गहरी बीमारी है तभी तो बेटे वो उसी तरह की दवाई देगा। तो बेटे ऑडिटर भी एक डॉक्टर है, फाइनेंस का डॉक्टर, उसको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो किस तरह का है। जैसे एक डॉक्टर, बेटे डॉक्टर बड़े सारे टूल्स को यूज करता है ना बेटे, बिल्कुल उसी तरह से बेटे ऑडिटर, बेटे ऑडिटर अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र को यूज करेगा। जैसे दुर्गा माता का आपने कभी प्रतिमा देखी हो, नो भुजाधारी मेरी मां, बेटे एक में तीर कमान होता है, एक में भाला होता है, एक में त्रिशूल होता है, एक 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 हाथ में सुदर्शन चक्र होता है। बेटे अलग अलग तरह के टूल्स है ना मां के पास, तो मां देखती है कि राक्षस किस तरह का है, बेटे उसी तरह का टूल यूज करती है। इसी तरह से रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल के लिए आपके पास 4 टूल्स हैं बेटे, बेटे ऑडिटर के पास 4 टूल्स हैं, टूल 1, टूल 2, टूल 3, टूल 4। आप ये 4 टूल्स को अच्छी तरह से यूज कर लें, समझ लें मैं क्या कह रहा हूं। बेटे पहले टूल का नाम है नैरेटिव रिकॉर्ड्स। बेटे फर्स्ट टूल को हम बोलते हैं नैरेटिव रिकॉर्ड्स। बेटे अभी बताऊंगा क्या चीज होती है। बेटे दूसरे टूल का नाम है चेकलिस्ट, चेकलिस्ट, चेकलिस्ट। बेटे तीसरे टूल का नाम है क्वेश्चनियर और बेटे लास्ट टूल का नाम है फ्लो चार्ट। बेटे मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप भी लिखेंगे, मुझे पता है आप थ्योरी की क्लास में लिखते कम है, आप बेशरम है, आप अकाउंट्स में भी कम लिखते थे तो थ्योरी में क्या लिखेंगे। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप रजिस्टर खोलिए, कुछ ना कुछ लिखिए। भले मैंने इस बुक में भी बहुत कुछ दिया हुआ है, अभी पढ़ेंगे बेटा, चर्चा कर रहे हैं ना, अभी तो हवन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, मुद्दे आ रहे हैं आपके सामने, मैं रियलिटी की बातें रख रहा हूं
और उससे मैं डिस्कशन कर रहा हूं बेटे, डिस्कस कर रहा हूं, और उस डिस्कशन से ही तो चीजें निकल कर आएंगी बेटे। आपका ध्यान मन लगाकर उसमें लगा रहे तो आप कुछ ना कुछ लिखिए, कसम होगी आपको, कसम होगी, बता दिया मैंने, आप प्लीज लिखिए। तो देयर आर 4 टूल्स, 4 तरह के अस्त्र हैं एक ऑडिटर के पास, जिससे वो क्या कर सकता है, पूरे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। जैसे एक डॉक्टर के पास थर्मामीटर होता है, एक डॉक्टर के पास लैक्टोमीटर होता है, एक डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन होती है, एक डॉक्टर के पास शुगर चेक करने की मशीन होती है। इसी तरह से, इसी तरह से एक ऑडिटर के पास 4 टूल्स हैं। इन चारों टूल्स की मदद से वो ऑडिटर उस इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू कर सकता है। तो बेटे पहला टूल लिखें, इसका नाम है नैरेटिव रिकॉर्ड्स। दूसरा टूल है बेटे चेकलिस्ट, तीसरा टूल है बेटे क्वेश्चनियर, और चौथा टूल है बेटे फ्लो चार्ट। बस बेटे मैंने तो यही बताना है आपको, इन टूल्स का नाम क्या है, कौन सा टूल कब यूज करते हैं, और प्रैक्टिकल केस स्टडीज कैसे की जाती है इनको यूज करके। बस बेटे लिख ले बेटा। लिख ले बेटा। तो बेटे मैं पहला टूल आपको बताने जा रहा हूं, पहले मैं समझाऊंगा और फिर बताऊंगा बेटे। इस टूल का नाम है नैरेटिव रिकॉर्ड्स। बड़ा ही प्यारा सा टूल है बेटे। एक ऑडिटर जब भी क्लाइंट के ऑफिस में जाता है टू अंडरस्टैंड टू स्टडी एंड टू एनालाइज द सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, तो बेटे वो 4 तरह के टूल्स यूज कर सकता है। एक का नाम है नैरेटिव रिकॉर्ड्स, एक का नाम है क्वेश्चनियर, एक का नाम है चेकलिस्ट, एक का नाम है फ्लो चार्ट। अभी मैं बताऊंगा कौन सा सबसे बेस्ट है, पहले सुन तो लो बेटे। नैरेटिव रिकॉर्ड्स में क्या होता है, वो उस सिस्टम को पढ़ स्टडी करता है। ऑडिटर ही बनाता है बेटे। ऑडिटर इस सिस्टम को स्टडी करेगा, वहां के कंपनी के एम्प्लॉइज से, कंसर्न पर्सन से बात करेगा, और बेटे इनसे ये नरेशन देंगे कि ये सिस्टम इस तरह से चलता है, ये ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है, सारे स्टेप्स बताएंगे। वो नरेट करते रहेंगे और ऑडिटर लिखता रहेगा, सारी कहानी लिख देगा। कहानी किस्मत की बेटे, सारी कहानी लिख डालेगा। कौन? मैं नहीं, ऑडिटर। और बेटे वो सारी डिक्टेशन लिखेगा कि पहले क्या होता है, स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 3 क्या होता है, पहले मटेरियल कहाँ जाएगा, फिर ये होगा, फिर ऐसे आता है। जैसे परचेज का सिस्टम समझना हो तो बेटे वो लिखेगा, नरेशन दे रहा है कौन, एम्प्लॉय, कि भाई हम पहले ऐसा करते हैं, फिर इसको मंगवाते हैं, फिर ऑर्डर मंगवाते हैं, फिर कोटेशन देते हैं, फिर हम ऐसे कर लेते हैं, फिर हम गुड्स रिसिप्ट नोट करते हैं। ये सारी चीजें बेटे नरेट कर रहा है कौन, एम्प्लॉय, और ये रिकॉर्ड करता जा रहा है, रिकॉर्ड करता जा रहा है बेटे। डिटेल्ड लिख रहा है, डिटेल्ड स्टेप्स को लिख रहा है बेटे। इस रिकॉर्ड का नाम है, इस रिकॉर्ड को बोलते हैं नैरेटिव रिकॉर्ड। बड़ी सिंपल सी स्पष्ट भाषा में आपके सामने मैंने रखा, इसको बोलते हैं नैरेटिव रिकॉर्ड। जो रिकॉर्ड वो ऑडिटर लिख रहा है और वो नरेट करते जा रहे हैं, वो समझाते जा रहे हैं, और इसने भी स्टडी किया है, उसके बाद जो रिकॉर्ड बनता है उसको बोलते हैं बेटे नैरेटिव रिकॉर्ड। बेटे इसको बनाना आसान होता है,
मैं फिर रिपीट करता हूं, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मैंने कहा नैरेटिव रिकॉर्ड को प्रिपेयर करना इजी होता है। इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी टू प्रिपेयर। बेटे लिखना तो बहुत ही आसान है, लेकिन बेटे उसमें से समझना बड़ा मुश्किल है। समझना मुश्किल है बेटे, नैरेटिव रिकॉर्ड से समझना मुश्किल है। क्यों बेटा? क्योंकि अगर एक भी स्टेप बीच में खाली हो गया, छूट गया गलती से, तो बेटे आप उस सिस्टम को विजुलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज विजुलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। बेटे जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते किसी भी चीज का, लिखते ही रहते हैं, लिखते ही रहते हैं, लिखते ही रहते हैं। बेटे सीएस एग्जामिनेशन में, सीएमए एग्जामिनेशन में आपकी ट्रेनिंग कंपलसरी है। क्यों? बेटे थ्योरी तो आपने पढ़ी हुई है, आपने इतने सारे पेपर्स दिए, इतने सारे लॉस को पढ़ा है, लेकिन बेटे जब तक आप प्रैक्टिकली रिटर्न नहीं भरेंगे, प्रैक्टिकली कॉस्ट ऑडिट नहीं करेंगे, कैसे समझ आएगा बेटे? रिकॉर्ड तो लिखते जाओ, जितने मर्जी रजिस्टर भर दो। तो बेटे नैरेटिव रिकॉर्ड्स में होता क्या है कि हम लिख तो लेते हैं, स्टेप पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसमें से एनालिसिस करना, उसमें से वीकनेसेस निकालना मुश्किल हो जाता है। बेटे ऐसा समझ लें कि आप रामलाल हैं, सर मैं रामलाल हूं, हाँ आप रामलाल हैं, और बेटे मैं श्यामलाल हूं। आप दिल्ली में आए नए हैं, और आपको पटेल नगर, क्योंकि बेटे हमारा रिकॉर्डिंग रूम पटेल नगर में है, तो बेटे आपको पटेल नगर आना है, पटेल नगर में कहीं पहुंचना है, तो आपने मेरे से रास्ता पूछा कि साहब ये बताओ मुझे इस जगह जाना, ये एड्रेस क्या है। तो मैं उसको दो तरह से समझा सकता हूं। एक तो मैं उसको इशारे से बता सकता हूं, पहले डायरेक्टली चले जाना, फिर राइट हो जाना, फिर लेफ्ट हो जाना, फिर एक बोर्ड आएगा, उससे राइट होकर पोस्ट ऑफिस के साथ वाली बिल्डिंग है। दूसरा, मैं उसको विजुलाइज ना कराऊं, मैं पहले उसको लिख के दूं कि पहले 100 मीटर आगे जाना, फिर लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड ले लेना, फिर 10 मीटर के बाद फिर राइट हैंड लेना, फिर पोस्ट ऑफिस आएगा, फिर ये करना। मैं उसको लिख कर दे रहा हूं, पहले में मैंने इशारे से बताया था। अभी इशारा छोड़ दो, इशारा छोड़ दो, वो फ्लो चार्ट है, वो छोड़ दो। मैं अभी नैरेटिव रिकॉर्ड्स की बात कर रहा हूं। तो बेटे मैं जब लिख के दे रहा हूं, ऐसे करो, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर लिखता जा रहा हूं, लिखता जा रहा हूं, लिखता जा रहा हूं, लिखता जा रहा हूं, तो बेटे इस लिखने का नाम है नैरेटिव रिकॉर्ड्स। आप मेरी बात समझ रहे हैं बेटे? तो मैंने कहा रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल में आपके पास 4 तरह के टूल्स हैं। एक टूल का नाम है नैरेटिव रिकॉर्ड्स। तो प्लीज थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि 1-2 मिनट लगाकर आप उसको लिख लें। मैं बेटे पहले से ही मैंने आपके लिए थोड़ा सा पहले लिखा है, तो आप प्लीज लिखें बेटे, नैरेटिव रिकॉर्ड्स लिखें बेटे, प्लीज रिक्वेस्ट है। अभी बेटे बुक में तो आएंगे, अभी बुक में देखेंगे, पहले आप अपना अलग से रजिस्टर में लिख लें मीनिंग ऑफ नैरेटिव रिकॉर्ड्स, मीनिंग ऑफ नैरेटिव रिकॉर्ड्स। ए पॉइंट लिखें, दिस इज अ कंप्लीट एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट है, एग्जॉस्टिव है, डिस्क्रिप्शन है ऑफ द सिस्टम एज फाउंड इन ऑपरेशंस बाय द ऑडिटर। ऑडिटर को जिस तरह से मिला है बेटे, उसका कंप्लीट रिकॉर्ड, उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखने का नाम है नैरेटिव रिकॉर्ड्स। प्लीज लिखे बेटे, भले ही मैंने बुक में दिया है बेटे, मेरा दिल है कि आप लिखे, तो क्या आप मेरी बात नहीं मानेंगे? मानेंगे ना बेटे? लिखो, बी पॉइंट लिखो, एक्चुअल टेस्टिंग। बेटे लिखना मैंने कहा आसान है, इसलिए एक्चुअल टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन आर नेसेसरीली रिक्वायर्ड। बेटे टेस्टिंग, एक्चुअल टेस्टिंग और उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटे। एक्चुअल टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन, बेटे जो नैरेटिव रिकॉर्ड बनाया जा रहा है उसकी एक्चुअल टेस्टिंग करनी और उसकी ऑब्जर्वेशन करनी इंपॉर्टेंट होती है, आर नेसेसरली रिक्वायर्ड बिफोर सच अ रिकॉर्ड कैन बी डेवलप्ड। मीनिंग
लिख रहे हैं बेटे, लिख रहे हैं। बिफोर सच अ रिकॉर्ड कैन बी डेवलप्ड, सी पॉइंट लिखें बेटे। नैरेटिव रिकॉर्ड्स छोटी कंपनीज में सहायक होती हैं, जहां पर कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉर्मल नहीं बनाया गया, परचेज मैनुअल नहीं बनाई गई, सेल्स मैनुअल नहीं बनाई गई, जहां पे फॉर्मली हमने इंटरनल कंट्रोल नहीं बनाया, वहां पर बेटे नैरेटिव रिकॉर्ड सहायक सिद्ध होते हैं। तो सी पॉइंट, नैरेटिव रिकॉर्ड इज रिकमेंडेड where there is no formal internal control, no formal control system, and would be suitable for